बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है अभी ये। और जो आज का टॉपिक है वो हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमने मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही टॉपिक है जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। तो वहाँ पर जो हमने सर्कुलर मोशन बात की थी जिसकी, वही है हमारे पास यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 3 में उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया गया, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने चीज़ देखनी है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ जो हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पत्थर के साथ स्ट्रिंग अटैच करते हैं और उसको हम फिर मूव करते हैं तो वो सर्कुलर वे में मूव होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जिस तरह से ये एग्जांपल में दिखाया हुआ है, इस तरीके से मून का मूवमेंट अर्थ के अबाउट, फिर इसके बाद जो है वो अर्थ की मूवमेंट सन के अबाउट, ये सब सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग। तो इस तरीके से अगर आप उसको रोटेट स्ट्रिंग को साथ स्टोन अटैक करके रोटेट करने लग जाएंगे और उसके बाद उसका होल्ड कर लेंगे तो वो आपको काफ़ी देर तक इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव होता दिखाई देगा। तो अब वो इस तरह का जो भी मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है अबाउट अ सेंटर, जो किसी भी सर्कुलर मोशन का सेंटर पॉइंट होता है, तो उसके अबाउट जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन भी वही है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट में पढ़ी थी। अब जो हमने मेन चीज़ देखनी है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो हमने चीज़ें देखनी है वो आपके पास यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन जो है वो दिखा दिया शायद, वो आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स की पता होनी चाहिए और उसका फार्मूला आपको निकालने की डेरिवेशन जो है वो आपको आती होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो अब ये सारे इसके आंसर जो हमने बुक से ही डिस्कस करने। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, डेफिनेशन तो उसकी यहाँ नीचे लिखी हुई है और एक्सप्लेनेशन ये ऊपर उसके मेंशन हुई हुई है, तो हम इसको देखते हैं। कंसिडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ। एक चीज़ है जिसको आपने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और अब उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अ बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी चीज़ सर्कुलर वे में मूव क्यों करती है, तो उसको अगर हम देखें तो ये आपके सामने डायग्राम दिखाई दी जा रही है कि ये एक स्ट्रिंग के साथ आपने किसी ऑब्जेक्ट को बांधा और उसको आप सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं। तो होता क्या है, वो क्यों चीज़ सर्कुलर वे में मूव करती है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाने की, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट मूव करने की कोशिश करता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब ये स्ट्रेट मूव करने की कोशिश करता है तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होती है वो उसको सेंटर की तरफ खींचती है। मतलब आपको पता है कि आप इस तरीके से अगर उसको घुमाएं तो आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगती है जो जिससे आप उसको या आप अपने हाथ से उसको फोर्स दे रहे होते हैं, अपनी सेंटर की तरफ खींच रहे होते हैं उसको। तो वो अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट जाने की कोशिश करती है और जो आप उसको टेंशन फोर्स दे रहे होते हैं टुवर्ड सेंटर, तो उससे क्या होता है कि ना वो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ आता है क्योंकि वहाँ पर भी उस साइड भी तो फोर्स लग रही है इनर्शिया वाली, और ना वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट जा पाता है क्योंकि आपकी तरफ से भी तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही थी। जिसका नतीजा ये निकलता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ना वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव करता है ना इधर मूव करता है, बल्कि वो एक आगे की तरफ इधर मूव करने लग जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। जब ये इस अगले पॉइंट के ऊपर आता है तो अगेन इस जगह पर भी उसके ऊपर उसी तरीके से 2 फोर्सेस लगती हैं। या लेट सपोज ये नीचे वाला पॉइंट देख लें, तो इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तब भी उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो दूर लेके जाने की कोशिश करेगी और सेंटर वाली फोर्स उसको टेंशन वाली फोर्स को दरमियान में खींच रही होगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो
ना इस साइड पे मूव कर पाएगा और ना जो है वो सेंटर की तरफ आ पाएगा। सेंटर फेस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उस तरफ फोर्स लग रही थी जो उसको उधर मूव करने की कोशिश कर रही थी, और इधर इस वजह से नहीं आएगा और उस साइड पे इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि उसको सेंटर की तरफ भी तो फोर्स मिल रही थी, खींच रही थी जो उसको, इसकी वजह से अगेन ये रिजल्ट निकलेगा कि ना वो उधर जाएगा ना वो उधर जाएगा, बल्कि उसको उधर आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली जो है वो जब उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस मिल रही होती हैं तो उसको सर्कल के अंदर मूव करना पड़ता है हर ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये जो आपकी तरफ से ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फोर्स मिल रही थी, जो आप उसको सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, इस फोर्स को यहाँ पर क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ठीक है, एक टेंशन इन स्ट्रिंग के अंदर ही आ रही है तो, लेकिन इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आपको पहले भी चैप्टर नंबर 5 के एंड में भी जब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं होती, ये किसी न किसी फोर्स की फॉर्म में हमें एक्ट होती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इस केस के अंदर यहाँ पर टेंशन इन स्ट्रिंग के बिहाफ पर यहाँ पर हमें ये फोर्स मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर बात करें, अर्थ के अबाउट मून जो है वो रोटेट कर रहा होता है, वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो वहाँ पर जो उसका सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पर तो कोई धागा नहीं बंधा हुआ, वहाँ पर तो कोई जो है ना स्ट्रिंग नहीं अटैच हुआ, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स को खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको सर्कल की तरफ जो है वो पुल करती है। तो वहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में मिलती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्ट होती हुई दिखाई दे रही होती है। तो अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि दिस पुलिंग फोर्स कॉन्टीन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन। ये जो आपके हाथ की तरफ से उसको पुलिंग फोर्स मिल रही है ऑब्जेक्ट को, ये कॉन्टीन्यूसली क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती रहती है एंड रिमेन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है, और लेकिन जो पुलिंग फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। द सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ जो सर्कल में मूव करवाती रहती है। अगर ये फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव भी नहीं करेगा। मतलब आपके हाथ और पत्थर के बीच में जो धागा है या स्ट्रिंग है वो किसी वजह से टूट जाता है, कट जाता है, तो अब उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रहने पर कोई फोर्स मजबूर नहीं कर सकती। तो वो फोर्स जो थी वो कौन सी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स थी। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर बताइए आपको, टुवर्ड सेंटर। हमेशा ये सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, डायरेक्शन आपको याद रहनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता रहता है तो उस वजह से उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो है उस कि जिस जगह पर भी उसका मोशन होगा, मतलब जो उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है ना तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के साथ नहीं चलती जाती। जिस जगह पर सर्कल होता है वहाँ पर जो सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है वो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो जबकि जो रेडियस के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, वेलोसिटी और फोर्स की, तो इसलिए वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये उसकी डेफिनेशन होगी और ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपने सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये ऊपर जो पैराग्राफ हाईलाइट हुआ है, जो हाईलाइट से ऊपर भी है, तो ये सारा आपने मेंशन करना है। अगर ये टॉपिक आपके पास लेट्स सपोज लॉन्ग के अंदर आ जाता है तो अदरवाइज आपके पास जस्ट डेफिनेशन भी काफ़ी है। अगर आपके पास जस्ट शॉर्ट में वो पूछता है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स देखनी है, जिससे हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से एक्ट करती है। वो मैंने आपको बता दी है वैसे तो, कि अगर आप एक पत्थर को इस तरह से धागे के साथ स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाते हैं तो जो धागे की टेंशन होती है वो उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करता रहता है। अगर धागा टूट जाए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी, वो धागा
जब उसके साथ कट आउट हो गया तो वो अब उसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रही, इसलिए वो ऑब्जेक्ट भी सर्कल में नहीं रहेगा और वो अपनी उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, जिससे ये चीज़ प्रूव भी हो रही है कि वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी। मतलब वेलोसिटी, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव हो रही होती है। तो मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन साथ साथ चेंज हो रही होती है। तो ये दो एग्जांपल थी। जो दूसरी एग्जांपल थी आपको मून के बारे में, मून और अर्थ के बारे में वो भी बता दी कि वहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में मिल रही होती है मून को, इसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में सर्कल में मूव करता रहता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है वो है आपके पास इसकी डेरिवेशन। तो इसकी डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? ये यहाँ पर लेट से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड पे रेडियस ऑफ द सर्कल पर एंड होगी। तो इसका फार्मूला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का, लेट अ बॉडी ऑफ मैस m, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। एक बॉडी है जिसका मैस m है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ, दो बातें। और कहाँ पे मूव कर रही है? इन अ सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस क्या है? r। तो ये तीन चीज़ें होगी उस बॉडी के बारे में। एक उसका मैस m है, वो जिस स्पीड से मूव कर रही है वो स्पीड v है, और थर्ड चीज़ जो सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का रेडियस r है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा है, बेशक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। और जो तो एक्सेलरेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात होती है, तो अब वेलोसिटी चाहे डायरेक्शन से चेंज हो या अपने मैग्नीट्यूड से चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज काउंट होता है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कंफर्म होती है जब कुछ चीज़ सर्कुलर वे में मूव करी। हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन तो होगी। तो अब ये एक्सेलरेशन जो होगी इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ये आपसे ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो क्योंकि फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इस केस में होगी उसकी डायरेक्शन भी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? इसकी तो यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, तो और इसकी डिटेल डेरिवेशन आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर आती है, तो वो इसलिए हम यहाँ पर भी इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो लेकिन जो इसका फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r को रिप्रेजेंट करती है। अब v क्या है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, और r क्या है? उसका रेडियस। अब हम तो निकाल लेते सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से उसका लिंक बनेगा? ऑब्वियसली जब चीज़ एक्सेलरेट कर रही है तो न्यूटन लॉ के लिहाज से जो है उसमें न्यूटन का फार्मूला अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू ma। लेकिन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए हम उसके साथ c का सब्सक्रिप्ट लगाएंगे, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए फार्मूला होगा FC इज इक्वल टू mac। अब ये जो ऊपर आपने AC की वैल्यू निकाली है v² ओवर r, इसको आप AC की जगह रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² ओवर r, जिससे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैस और वेलोसिटी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली है और रेडियस के साथ इन्वर्सली है। लेकिन वेलोसिटी के साथ सिंपल तरीके से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। मतलब अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल नहीं होगी, बढ़ेगी वो भी, लेकिन वो 4 टाइम बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है। इसी के जगह आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो वेलोसिटी जो है वो जस्ट फोर्स जो है वो जस्ट 3 टाइम इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि फोर्स जो है वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो स्क्वायर के साथ जो लिंक होता है वो अलग तरह का होता है। मैथ्स को अगर आप डबल करेंगे तो फोर्स डबल ही होगी, मैथ्स को 3 टाइम करेंगे फोर्स 3 टाइम इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ आपको लिंक जो है वो रिलेट करना पड़ेगा। तो और रेडियस के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। तो इस तरह से ये आपके पास इसका फार्मूला है जिसकी आपको डिटेल ये खास तौर पे लास्ट पैराग्राफ जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली के लिहाज से क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इस बारे में एग्जाम में चीज़ आ सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो
ये आपको स्लाइड में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया हुआ था, अभी हम स्लाइड पे मूव नहीं करते, यहीं से देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? तो हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करते हैं तो हम उस पत्थर को अपने हाथ की तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारे हाथ के ऊपर भी एक फोर्स लग रही होती है जो हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींच रही होती है। हम पत्थर को अपनी तरफ इनसाइड खींच रहे होते हैं, लेकिन हमारा हाथ भी बाहर की तरफ जो है वो पुल हो रहा होता है। ये जो हमारे हाथ पर बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट फोर्स है, इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होती है। तो ये जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स पत्थर को दे रहे हैं इनसाइड, तो पत्थर आपके हाथ पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो फोर्स फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और जिसकी वजह से हमारा हाथ बाहर की तरफ पुल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो ये आपको टॉपिक क्लियरली पता होना चाहिए, ये उसके बारे में सारी ये पैराग्राफ आपने नोट डाउन करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ये एग्जांपल 3.8 है, तो इसको हम जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास a stone of mass 100 ग्राम is attached to a string 1 मीटर लॉन्ग, कि एक स्टोन है जिसका मैस कितने 100 ग्राम है। अब उसको आपने एक स्ट्रिंग से अटैच किया, वो 1 मीटर उसकी लेंथ दी हुई है, और अब उसको जब वो सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं, तो और स्पीड आपकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ हमने देखनी है वो ये कि आपसे वो बात क्या कर रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, हमने निकालनी क्या थी, हमने तो सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। अब ये बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे टेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो टेंशन का टॉपिक तो आप पीछे पढ़ चुके होंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग का, जिसके अंदर आपके पास वो टेंशन के फार्मूला थे M1 माइनस M2 और इस तरह के डिफरेंट दो के सामने पड़े थे टेंशन के, वो फार्मूलाज थे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं और आंसर उनका आता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक M1 है तो M2 है ही नहीं है। तो फिर वो कन्फ्यूज होते हैं, टेंशन भी निकालनी है और M2 है ही नहीं है, तो ये क्या चक्कर है। तो फिर एग्जाम में वो पूछ भी रहे होते हैं साथ। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताइए कि अगर आप धागे को यूँ करके बांधेंगे पत्थर के साथ और उसको जब घुमाएंगे, तो जो धागे के अंदर टेंशन आएगी वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पर उसने लिखा नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। अच्छा, कहाँ से पता चल सकता है, ये ऊपर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है रोटेटिंग इन अ सर्कल, तो इस तरह से आपको क्लियरली पता चल सकता है। इसी तरीके से पीछे भी हम एक चीज़ पढ़ चुके थे एग्जाम्पल 3.8, तो वहाँ पर हमने इसी तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ था हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको एग्जाम्पल 3.3 याद होगी, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात आती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है Fs इक्वल टू म्यू mg। तो अब यहाँ पर जो है वो आप फार्मूला अगर लगाने की कोशिश करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, म्यू तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों नहीं दिया हुआ। तो हमको याद होगा कि इसके अंदर हमने उस तरह से इसको फाइंड नहीं किया था, बल्कि इसको हमने नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट से फाइंड किया था। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज होने का, बचने का चांस यही होता है कि आप उसको पहले से इन चीज़ों को प्रिपेयर करें कि यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, तो इसका मैं किसी और चीज़ से अगर कंफ्यूज हो जाऊँ एग्जाम में, तो उसके लिए मैं पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करूँ तो यहाँ पर इसको इस वे में डील करना है मैंने। बहरहाल अभी हमने ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल 3.8, तो उसमें मैथ भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, क्योंकि जो लेंथ दी है 1 मीटर लॉन्ग, ये ऑब्वियसली उसका रेडियस है। तो अब इजीली यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करेंगे, वही उसकी टेंशन होगी। फिर इसी से ये प्रॉब्लम है 3.10, इसमें तो खैर क्लियर इसने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें, इसमें मैथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और स्पीड दी हुई है, तो इसमें भी आप Fc इक्वल टू mv² का फॉर्मूला लगाकर सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो एक चीज़ है हाउ कोस्टर कार कैन सेफली मूव अवे फ्रॉम द सर्कल, किस तरह से सर्कल से अवे कोस्टर कार इजीली कैसे जो है वो पैसेंजर्स को मूव करवाती, तो जबकि वो गिरते नहीं है नीचे की तरफ, तो इसकी क्या रीज़न है। तो उसका आंसर आपको मेंशन करके दिया है कि व्हाइल द कोस्टर कार मूव अराउंड द लूप द ट्रैक प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो ट्रैक है वो बाहर की तरफ से जो उसकी दीवारें हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से वो, अब यहाँ पे कोई धागा नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स उनको पैसेंजर्स को फिर भी मिलेगी ट्रैक के बिहाफ पर टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से फिर वो ट्रैक के साथ अटैच रहेंगे और मतलब सर्कल में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो सर्कल के ऊपर ट्रैक सर्कुलर वे में जब वो ट्रैक में मूव करेंगे तो उनके फिर ना बाहर जाने का चांस है ना अंदर के आने की तरफ चांस होगा। तो अब जो एंड पर हमारे पास 3 टॉपिक हैं, एक है बैंकिंग ऑफ रोड और एक फिर हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर और एंड पर क्रीम सेपरेटर, उनको हमने देखना है और चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो जाएगा। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है कि जब आप किसी भी व्हीकल को इस तरीके से सर्कुलर वे में मूव करते हैं तो अब क्या होता है कि गाड़ी तो हमेशा स्ट्रेट जाने की कोशिश करती है। अब अगर आप उसको हाई स्पीड के ऊपर सर्कुलर वे में जना ज़बरदस्ती मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ स्केड करने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी ड्यू टू इट्स इनर्शिया। तो स्पेसिफिकली अगर हाई स्पीड पर हो तो फिर वो सर्कुलर वे में इजीली टर्न नहीं कर सकती, वो अपने आप को बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी और वो फिर स्केड कर हो जाएगी और उसके गिरने का फिर एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। तो अब उससे लाजमत है, अब यहाँ पर तो कोई सर्कुलर वे में कोई यहाँ पे कोई धागा नहीं होगा या कोई रस्सी नहीं होगी जो गाड़ी को सर्कल की तरफ सेंटर की तरफ खींचेगी और गाड़ी पे सर्कुलर वे में मूव करती रहेगी। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एक बैंकिंग ऑफ रोड क्रिएट करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि रोड के आउटर एज को जो है ना आप उठा देते हैं। जब रोड बना रहे होते हैं तो रोड के आउटर एज को उठा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब अगर रोड के ऊपर व्हीकल ट्रैवल करेगा तो उसकी एक एक्स्ट्रा जो है वो रोड के साथ प्रेसिंग फोर्स क्रिएट होगी, वो रोड के ऊपर प्रेस होता जाएगा आगे। जब रोड के ऊपर वो प्रेसिंग फोर्स क्रिएट करेगा तो इस तरह से प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होने से उसको यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा मिलने लग जाएगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेसिंग के साथ प्रेसिंग फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो गाड़ी के बाहर की तरफ स्किड होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि जब गाड़ी सर्कुलर वे में मूव करती है तो यहाँ पर जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है वो कोई टेंशन एंड स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता, वो यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, वो यहाँ पर आपको गाड़ी की और जो गाड़ी के टायर जो रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो आप जिसके लिए आप क्या करते हैं, गाड़ी के उसके रोड के आउटर एजेस को उठा देते हैं, जिससे प्रेसिंग फोर्स बढ़ती है और प्रेसिंग फोर्स बढ़ने से जो है वो गाड़ी के टायर जो रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होती है और एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको रिक्वायर होती है स्किड करने से बचने के लिए वो उसको फिर मिल जाती है और वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती रहती है और बाहर की तरफ नहीं मूव होती। तो इसका मैं आपको बुक से भी आंसर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ये इसके अंदर अपने सारी डिटेल के साथ ये टॉपिक लिखना है और स्पेसिफिकली ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बैंकिंग कॉज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न, कि जब गाड़ी टर्न करती है तो जो इसके वेट का एक कंपोनेंट होता है, मतलब यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, वो कंपोनेंट कैसे बनते हैं वो तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन एक इसका एक एक्स्ट्रा वेट का कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है जो कि उसको सेंट्रीपिटल जो उसको प्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड करता है और उस एक्स्ट्रा प्रेसिंग फोर्स की वजह से उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होती है और उसको फिर जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है वो हमारे पास है वॉशिंग मशीन ड्रायर। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक बास्केट होती है और जिसके अंदर होल्स होते हैं। तो ये जो इसके अंदर होल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जब हमने बीच में क्लोज रखे होते हैं वेट क्लोज, तो और उनको हाई स्पीड से हम इसको स्पिनर को रोटेट करते हैं, तो जो उसके अंदर वाटर के कंटेंट्स होते हैं तो वो क्योंकि फ्री होते हैं, लिक्विड तो मूवेबल होता है, तो वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, तो सर्कुलर वे में मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या है, जिस तरह से वहाँ पीछे आपने देखा था ना कोस्टर कार, तो कोस्टर कार तो जो थी वो तो उसको तो जो है ना वो उसका ट्रैक जो था बाहर की तरफ से, क्योंकि वो हार्ड था तो वो उसको इनसाइड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था।
लेकिन यहाँ पर जो आपके पास जो इसका बाहर की तरफ से बास्केट के वॉल्स हैं वो होल वाली हैं, परफोरेटेड हैं, उनके अंदर होल्स हैं, तो वो उसको वाटर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अंदर की तरफ, जिसकी वजह से वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जो आपके पास उसमें क्या कहते हैं होगी जो क्लोज हैं वो उन होल से बाहर नहीं जा सकेंगे, जिसकी वजह से जो है वो जो आपके पास बास्केट होगी उसके अंदर वो क्लोज रह जाएंगे, लेकिन पानी वो वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो कपड़ों को ड्राई कर देता है। तो हमें इसको हाई स्पीड से इसीलिए रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन भी था शायद एक्सरसाइज के अंदर कि इसको हम हाई स्पीड से क्यों रोटेट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, क्योंकि ताकि जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जब ज़्यादा होगी कपड़ों के लिए, तो लेकिन उनके लिए वो क्या कहते हैं जो वाटर के कंटेंट्स होंगे उनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ जाएगी, तो होल्स थे तो, और वो फिर लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो फिर बाहर की तरफ मूव करना उनको पड़ जाएगा, मतलब सर्कल से निकलना उनको पड़ जाएगा। तो सर्कल से निकलेंगे तो ऑब्वियसली फिर स्पिनर से बाहर निकल जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्रीम सेपरेटर। तो क्रीम सेपरेटर आपके पास एक इस तरह की मशीन होती है, जिस तरह इससे मिलती जुलती एक और मशीन होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी इस तरह से होता है कि आपके पास जब किसी लिक्विड को जो मिक्सचर होता है उसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, तो उसके अंदर जो, क्योंकि मिक्सचर में चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, तो जो उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो, क्योंकि पीछे देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में मैस भी इन्वॉल्व था, mv²/r। तो मैस जब मैस ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी, जिसका मैस कम होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट मैसेस के लिए डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हम जो मिक्सचर होते हैं उनके अंदर चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, उनमें से हम हैवी पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से ईजीली अलग कर सकते हैं। तो ये क्रीम सेपरेटर वाली मशीन होती है, इसमें भी यही होता है कि इसमें एक बाउल होता है जो कि स्पिन कर रहा होता है, बाउल के अंदर आपने मिल्क रखा हुआ होता है। अब जो मिल्क के अंदर मिल्क क्योंकि मिक्सचर होता है, तो मिल्क के अंदर हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं, तो जो मतलब वॉल्स ऑफ द स्पिनर होती हैं वहाँ पर चले जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के अंदर जिसको हम क्रीम कहते हैं, क्रीम जो होती है जिसको बटर फैट कहते हैं, ये क्रीम जो होती है ये सेंटर ऑफ द स्पिनर के अराउंड जो है ये यहाँ पर एकोमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना हम इजीली फिर उसको बाद में किसी पाइप वगैरह के थ्रू जो है वहाँ से सेंटर से कलेक्ट कर लेते हैं, बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि जो हैवियर कंटेंट होता है मिल्क का वो वहीं पर इनसाइड द स्पिनर रह जाता है। तो इस तरीके से हम लाइटर पार्टिकल्स को, लाइटर कंटेंट ऑफ द मिल्क को हैवियर कंटेंट्स ऑफ द मिल्क के साथ से अलग कर लेते हैं। तो फिर आगे उस क्रीम को जो भी हम यूज़ करते हैं जिस पर्पज़ के लिए भी वो अलग बात है। तो बहरहाल ये क्रीम सेपरेटर हम इस पर्पज़ के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट मैस वाले पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो वो अलग अलग फिर ऑब्वियसली फिर रेडियस के अंदर या सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब ये जितने भी टॉपिक्स आपने खासतौर पे जो एंड पे हमारे हमने डिटेल में देखे, इनको आपने डिटेल के साथ जो है ये सेंट्री क्रीम सेपरेटर था या जो भी पीछे वॉशिंग मशीन ड्रायर, इन सब को आपने अच्छे तरीके से जो है वो लिखना है, इनको अपने प्रिपेयर करना है। तो और नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको एक टेस्ट सेंड करूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा, वो अपने नोट डाउन करके उस टेस्ट को, जो टेस्ट आपका चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होगा, तो वो टेस्ट आपने ऑनेस्ट होकर अच्छे तरीके से जो है वो उसको सॉल्व करना है। और फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर उसी में सेंड कर दूंगा या आप नोट बता दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसमें मुझे आप अपना टेस्ट सेंड कर दीजिएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।